हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल एट मार्वल्स पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इन वन शॉट। ठीक है, तो यार ये जो वीडियो है बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। ओके, और जिन लोगों ने मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी इसको देख सकते हैं कि मतलब ये आइडिया लगाने के लिए कि यार इस चैप्टर में क्या क्या होता है मतलब। ठीक है, तो मैं एकदम पूरे सीक्वेंस से सारी चीजें बताऊंगा, है ना। सब कुछ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यार बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ना। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करते पढ़ते हैं कि जो अभी एटम का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, हम उसके डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। तो जो हिस्ट्री है हम वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यार जो एटम है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था किसने? हमारे बहुत महान साइंटिस्ट डाल्टन ने। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार एटम्स ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने एक कंप्लीट थ्योरी दी थी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरी थी उसमें जो काफी सारी चीजें ही थी वो एक्सप्लेन करी थी। कौन कौन सी? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बट उन्होंने एक चीज और बोली थी अपनी थ्योरी में, क्या? कि यार जो हमारा एटम है बेसिकली, है ना, वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो इंडिविजिबल है ना, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट वो चीज उनकी गलत प्रूव हो गई। कैसे कैसे प्रूव हो गई? कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे जैसे पार्टिकल मिलते गए उनके मतलब एटम के अंदर फर्दर, तो मतलब उनकी थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई हमारी क्या बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो हमारा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया एक्सपेरिमेंट में, उससे हमारा प्रोटॉन निकला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने 1897 में, है ना, और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में। ठीक है, अब ये चीजें एग्जाम में आएंगी तो नहीं, ऑब्वियसली तुमको भी पता है, बट एक आइडिया लगाने के लिए बेसिकली चीजें कैसे चल रही हैं उसके लिए तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ई बाई एम की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, इसको भी मतलब ये टर्म भी जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ साथ ही दिया था। ठीक है, तो ये बात बेसिकली हम याद रखेंगे, है ना। फर्दर है इसमें यार क्या बोलते हैं, जो ई वाई एम की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन ये होती है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, 11 वेट एक सेकेंड, वो सही लिखा हुआ था, बस यहाँ पे 10 टू द पावर 11 लिखना था। ठीक है, 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बता दी। ठीक है, और क्या बोलते हैं ये जो ई वाई एम की वैल्यू फॉर एनोड रेज, यानी मतलब प्रोटॉन की जो रे होती हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, ये गैस पे डिपेंड करती हैं, जो कैथोड ट्यूब में जब गैस लेते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। बट और इलेक्ट्रॉन ये उस पर डिपेंड नहीं करती कि हम कौन सी गैस ले रहे हैं। ठीक है यार, और देखो फिर उसके बाद आर ए मलिगन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम क्या बोलते हैं, मलिगन्स ऑल्ट्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, जो आप सब लोगों को पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और ये काम इन्होंने कब से कब किया था? 1906 से लेकर 1914 तक। ठीक है, सीरीज में सारी बातें चल रही हैं। अब देखो उसके बाद फिर आया हमारा फर्दर क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई भाई? कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका बॉम्बार्डमेंट कराया इस पे बेरिलियम के साथ। ठीक है, उससे निकला हमारा एक नया पार्टिकल, है ना, जिसका बेसिकली मास कितना होता है, 1 EMU। ठीक है, मतलब वो फर्दर तुम पता लग जाएगा कैसे 1 EMU होता है। ठीक है, और ये किसने कैलकुलेट किया था? जेम्स चैडविक ने इन 1932। ठीक है, सबसे लेट ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब इन सारे पार्टिकल्स को एक बार समराइज कर लेते हैं कैसे कैसे मतलब इनके बारे में, जिससे कि तुम याद रख पाओ। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये सबका मास दिया गया है ना। इसका क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली कम होता है न्यूट्रॉन से, है ना, इसको याद रखेंगे। बाकी लिया तो कैलकुलेशन में इनको सेम ही जाता है। ठीक है, और चार्ज देख लो, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30 किलोग्राम, ये नेगेटिव क्या बोलते हैं इस पे चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल एक नया पार्टिकल जो हमने पीछे पीछे भी देखा था, इसका जो मास होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब क्योंकि इस पे 2 न्यूट्रॉन है तो इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू ई। ये जो चार्ज निकाला था क्या बोलते हैं मलिगन ने अपने ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, उसको हम बोलते हैं ई, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया, +1 ई, और न्यूट्रॉन पे मतलब कोई चार्ज नहीं होता तो उस पर चार्ज कितना, 0। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं -1 ई। ठीक है, और इस पर +2 ई अल्फा पार्टिकल पे, क्योंकि इस पे 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब देखो, अब क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए थे, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए थे, तो उसके बाद क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल देना चालू कर दिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करते ही जो हमारे साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन, उन्होंने 1897 में कौन सा मॉडल बताया, अपना थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। उन्होंने एक बहुत बेसिक सी बात कह दी कि यार देखो जो एटम होता है वो कैसा होगा, एक सॉलिड मतलब स्फीयर होगा, उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है वो मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें रैंडमली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा
कि मतलब उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए एटम को, उन्होंने इतना बोल दिया। और ये जो है इनका एटम, ये बेसिकली तरबूज की तरह दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोलते हैं वाटरमेलन एटम, वाटरमेलन स्ट्रक्चर, ठीक है। और या फिर प्लम पुडिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ये वाला जो एटॉमिक मॉडल था, ये दूसरा एटॉमिक मॉडल आने के बाद, है ना, जो ज्यादा बातें बता रहा था या फिर जो इनकी बात को मतलब गलत ठहरा रहा था, उसने आके इसको डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अगला वाला एटॉमिक मॉडल हमारा कौन सा था? अगला एटॉमिक मॉडल था हमारा यार रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने बेसिकली क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको रदरफोर्ड्स, वो क्या रदरफोर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, हाँ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, ठीक है, सॉरी। तो उन्होंने बेसिकली अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई, क्या बोलते हैं इस पे, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। अब ये बॉम्बार्डिंग कराई, है ना, तो इन्होंने मतलब वेरियस ऑब्जर्वेशन करे, है ना, उसके ऊपर उसके उनके उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, है ना। इन्होंने बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड दे रिमूव अराउंड इट विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है। चौथा क्या बोला था, द एटम इज स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके अराउंड ये न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने कोई मतलब इस कहाँ घूम रहे होंगे, किधर मतलब कितनी डिस्टेंस पे घूम रहे होंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। वो भी एक रीजन था इसके रिजेक्ट होने की वजह से, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, बेसिकली इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबल होगा, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली थी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाय रेडियस ऑफ एटम हमारा होगा 10⁻⁵ के बराबर, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि फॉर ऑल एलिमेंट, है ना, अगर हमको किसी भी एलिमेंट की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है तो वो होगी R0 A⁻⁻⁵। यहाँ पे हमारा R0 क्या होता है, R0 हमारा होता है 4/3 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है ना। और ए क्या है हमारा, जिस एलिमेंट के लिए हम न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाह रहे हैं उसका मास नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बट ये बेसिकली रिजेक्ट हो गया था एटॉमिक मॉडल, क्यों हो गया था, इसके यहाँ पे ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं कि जो मैक्सवेल की क्या बोलते हैं थ्योरी थी, है ना, उसको ये बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैक्सवेल की थ्योरी बेसिकली ये थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन घूम रहा है ना, तो वो अपने एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। अब देखो क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मतलब इसका मोशन कौन सा हुआ, एक्सेलरेटिंग मोशन हुआ। अब एक्सेलरेटिंग मोशन हुआ भैया, तो मतलब उसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, तो उसने बोला था कि ये ऐसे ऐसे घूम तो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये स्पाइरल पथ में आके ऐसे स्पाइरल पथ फॉलो करते हुए इसमें गिर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें गिर जाएगा तो बेसिकली मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये एक रीजन था कि इस मॉडल के रिजेक्ट होने का, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ठीक है, अब कौन सी शेल में घूमेंगे, या फिर मतलब एक क्लियर आइडिया नहीं दिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ये एटॉमिक मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद अगले एटॉमिक्स मॉडल को हम पढ़ेंगे, उससे पहले मतलब कुछ बेसिक चीजें जो इलेक्ट्रॉन की जो फर्दर नया मॉडल था उसको रोल प्ले करने में जो चीजें डिस्कवर हुई थी बीच में, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब भैया देखो तुमने बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तुम पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। अब एक क्लियर पिक्चर सुनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी है क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली यार हमारी कुछ नहीं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कैसे प्रोड्यूस होती है हमारी, जो हमारा अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, या फिर जो रेडिएशंस इस चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटिंग मोशन करने से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इसको क्यों बोलते हैं, हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फ्लो के साथ साथ चलता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये लेट सपोज आप एनर्जी का डायरेक्शन मान लो, है ना, ये वाला, है ना, और ये हमारा क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो हमारा ये वाई एक्सिस है इसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी ये जेड एक्सिस, ये हुआ ना जेड एक्सिस, ये जेड और ये हमारा वाई, है ना। फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह हो रहा है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट किस डायरेक्शन में कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये जेड हुआ ना, जेड के अलोंग, और वाई के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, ऑसिलेट, ठीक है। इनकी देखो इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव होती है, ठीक है, इनकी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ और क्या बोलते हैं लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगी यार हमारी सेम होती है, ठीक है। और बेसिक जो हमारे फॉर्मूलेज हैं क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और या फिर क्या बोलते हैं वेव नंबर, है ना, वो सब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भी अप्लाई होते हैं, है ना। और उसके लिए आप याद रखेंगे, ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये हमारी ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ये क्या है, EMR की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सी की 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है मतलब इसमें। और देखो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पे तुम देख सकते हो मतलब ये इंक्रीजिंग उसमें वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज हो रखी है, या फिर तुम ऐसे बोल लो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज हो रखी है, और इधर से देखो तो इंक्रीजिंग में, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रम है हमारा, ये विजुअल स्पेक्ट्रम है ना। विजिबल मतलब जो लाइट हमको आंखों से दिखती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी है हमारी, सॉरी लैम्डा की, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ये सारी बातें हमने कर ली है यहाँ पे, है ना। अब फर्दर हम चलेंगे यार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे हम क्यों चलेंगे, देखो अब हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ा, ठीक है। अब उनके बारे में बताया कि वो वेव हैं, ठीक है, ये बताया गया, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट को मतलब पढ़ा, तो वो एक्सपेरिमेंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेव नेचर कंसीडर करते हुए एक्सपेरिमेंट हो पा रहे थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे यार जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव्स कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे हमारे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। इनको एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा था कि अगर हम ईएमआर के नेचर को क्या बोलते हैं, वेव नेचर कंसीडर करें तो, है ना। तो उसके बाद एक महान साइंटिस्ट थे प्लांक, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। उन्होंने ये बोला कि यार जो हमारी वेव्स हैं वो ऐसे फ्लो, कंटिन्यू फ्लो ना होके वो बेसिकली कैसे फ्लो हो रही हैं, एक वेव ये, है ना, एक वेव ये, ऐसी छोटी छोटी वेव, ठीक है। इसको ऐसे इस फॉर्म में फ्लो हो रही है, छोटी छोटी वेव के फॉर्म में, ठीक है। मतलब पार्टिकल लाइक बिहेवियर है वेव का, ठीक है। इन्होंने ये बोला, ठीक है। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है देखो कि इट सजेस्ट, ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को यार, कि आपके घर में अगर गैस आती है, ठीक है। अब गैस दो तरीके से आती है, एक तो सिलेंडर में आती है गैस, है ना, और एक आती है गैस पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है बेसिकली दोनों ही मीडियम में। पाइपलाइन से आ जाएगी गैस तो वो कंटिन्यूस मैनर में आ रही है, और सिलेंडर की फॉर्म में आ रही है ना, वो क्या बोलते हैं गैस, तो भी आ रही है एनर्जी तो, बट बस मूड अलग है, ठीक है। तो अब देखो इसमें इन्होंने क्या क्या बोला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, इट सजेस्ट पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ ईएमआर। प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी इन डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कंटिन्यूस मैनर, ठीक है। अब डिस्क्रीट मैनर का मतलब क्या है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स दिख रहे हैं ना तुमको एनर्जी के, है ना। अब देखो और इन्होंने बोला कि दीस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम और क्वांटा, है ना। और ऑल क्वांटम्स ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन आर आइडेंटिकल, डिफरेंट रेडिएशंस हैव देयर डिफरेंट क्वांटम्स, ठीक है। अब ये वैसे ही एकदम जैसे हमारे पास मान लो कोई एलिमेंट है ना। तो जैसे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, है ना। और डिफरेंट एलिमेंट्स जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन हो गया तो उनके जो अलग मतलब उनके जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। पर अगर एक ही पर्टिकुलर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके तो एटम सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए बात कर रहे हैं तो उसके क्वांटम सारे एक से होंगे, और उनके मतलब अलग अलग रेडिएशन के क्वांटम अलग अलग होंगे, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो लाइट का क्वांटम होता है मतलब जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं हमारी, उनके जो क्वांटम को हम बोलते हैं फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और क्वांटम आर मासलेस जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये छोटी छोटी वेव्स है, इनमें कोई मास नहीं होता, बस एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है, क्या बोलते हैं हमारी एनर्जी ऑफ, क्या बोलते हैं उसकी, क्वांटम एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा क्या लगा देते हैं, जो हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमारा एच, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.672 10 टू द पावर 34 जूल सेकंड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है एनर्जी, ये यार हमारी एनर्जी एक क्वांटम की, अगर हमको n क्वांटम्स की एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मतलब ये एक की एनर्जी हमको दो की निकालनी होगी तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, n की निकालनी होगी तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्वांटम की एनर्जी में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी n न्यू या फिर n h c y लैम्डा, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा तो आपको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। दिस इज फॉर द सेक ऑफ रिविजन ओनली, ओके। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टिल मुझे लग रहा है कि तुम्हारा काम हो जाएगा इससे रिविजन का, ठीक है। अब हमारा देखो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो वेव नेचर कंसीडर करके एक्सपेंड नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया था हर्ट्ज ने, है ना। और इसको एक्सपेंड किया था क्या बोलते हैं उसने, आइंस्टीन ने। और इसके लिए क्या बोलते हैं उनको यार, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। सॉरी, है ना, पानी पी लेते हैं एक सेकंड। तो भैया आइंस्टीन को मिला था इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड करने के लिए क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले क्या होता है सुन लेते हैं, होता क्या है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, और आइंस्टीन ने फिर उनको एक्सप्लेन करके क्या बात कही वो देखेंगे हम, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है कि एक मेटल की सरफेस को अगर हम किसी रेडिएशन से बॉम्बार्ड कराएंगे और कोई रेडिएशन डालेंगे उस पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, एक्सपेरिमेंट में ये था, है ना। तो
वही बात है, मतलब कि फिर ये बोला है कि मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन लाइट पढ़ने से निकलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, तो हमारा क्या बोलते हैं कि लाइट पड़ेगी किसी मेटल पे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो करंट वहां से पैदा होता है उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, उसको बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे मतलब जो ऑब्जर्वेशन मिले थे हर्ट्ज को, उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं करे थे, वो इसने आइंस्टीन एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट, है ना, एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रही हमारी मेटल सरफेस, आया इलेक्ट्रॉन और ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, ये आई रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, और ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लग रहा था, ठीक है। और एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीजेस। ये कहना मतलब इन्होंने ये चीज एक ऑब्जर्व करी, यार जैसे ही हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे वैसे जो करंट की वैल्यू सर्किट में वो बढ़ जा रही है ना। ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी, ठीक है, दोनों चीज क्लियर। और तीसरा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, इज रिक्वायर्ड, मींस लाइट हैविंग लेसर देन दैट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमको इस मेटल एक पर्टिकुलर मेटल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, ठीक है। अगर उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मारेंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी हर्ट्ज ने, ठीक है। चौथी बात इन्होंने ऑब्जर्व क्या करी कि एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ट्यूब इंक्रीजेस बट नॉट चेंज इन द फोटो करंट, है ना। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, लेट सपोज के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना, उस पे उसको उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस पे मेटल पे डालने से वो निकल जा रहा है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उस लाइट की, ठीक है, और तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भैया बढ़ जा रही है, ठीक है। इन्होंने ये बात कही, ठीक है। अब बट ये इन चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे थे बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन किया भैया हमारे किसने, साइंटिस्ट, हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। इनका बहुत नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने यार सीधा सीधा ये बोला कि भैया जो एनर्जी आ रही है रेडिएशन की, ये हमारी दो काम करेगी, क्या करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी सरफेस से, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं बाकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो उन्होंने ये इक्वेशन दी एनर्जी कंजर्वेशन से कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और फाई हमारे यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। इसको हम और अगर बड़ा करके लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा यार, एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि होगी एच न्यू, है ना, जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होगी इस रेडिएशन की, ठीक है, एच न्यू उसकी एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट, ठीक है, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये न्यू नॉट बेसिकली हमारी क्या है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी एक पर्टिकुलर मेटल को चाहिए उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम बोलते हैं भैया लैम्डा नॉट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, एच न्यू नॉट, ओके ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और ये होगी हमारी हाफ एम बी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों होगी, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंट को अपने सिलेबस में बहुत डीप से नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होगा, है ना, ताकि सीधे जो एनर्जी आएगी वो जो बचेगी एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से निकालने के बाद वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी हम कुछ और कंसिडर नहीं करते, अपने सिलेबस में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यार, मतलब तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इससे अच्छे खासे नॉर्मल वो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बेसिकली देखो स्पेक्ट्रम ने भी सीखा था पिछले, तो एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से कि स्पेक्ट्रम हमारा क्या है। स्पेक्ट्रम बेसिकली मैं तुमको नॉर्मल बोल दूं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली कुछ नहीं है, इंप्रेक्शन। स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, जो हमारी रेडिएशन होती हैं, चाहे किसी प्रकार की रेडिएशन हो, उनका क्या बोलते हैं कि वो उनका इंप्रेशन एक फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म पे, ठीक है, वो क्या है हमारा स्पेक्ट्रम है ना। अब हम उसको चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिख लें, चाहे उसको हम मतलब देख लें, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में देख लें, ठीक है। तो वो एक चीज है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे, हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सब्सटेंस व्हेन इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट्स, है ना, appearing as bright lines on a dark background, ठीक है। और एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है ना, कि द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, अपीयरिंग एज अ डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया नॉर्मल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, बेसिकली क्या है कि एक एटम है ना, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, जो निकल रहा है रेडिएशन, ठीक है, उसका उस रेडिएशन का इंप्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा क्या हुआ कि लेट्स सपोज हमने कोई लाइट मारी, ठीक है, और कुछ वहां से
कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, वो हमारा कैसा बनेगा कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वो तो चली जाएगी, मतलब वहां डार्क लाइन रहेगी, है ना, और जो बच गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है हमारा, इसमें बैकग्राउंड डार्क होता है हमारा, है ना, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसमें बेसिकली डार्क लाइन्स होती है ना, ये बात गौर करने वाली है, ठीक है। तो तुम्हारा स्पेक्ट्रम क्लियर, और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों स्पेक्ट्रम क्लियर, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं यार, तुम्हारा एमिशन, वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये हमारा एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। बेसिकली मतलब रेडिएशन हाइड्रोजन एटम, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी सेल से जब लोअर एनर्जी सेल में आता है, ठीक है, इट सपोज के N3 से, है ना, ये N1 में आ रहा है, ठीक है, N1 में आ रहा है ना, N1 में आ रहा है। तो इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होंगे, है ना, और उससे जो रेडिएशन निकल रही होगी, उस पे उसके स्पेक्ट्रम को बेसिकली हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहते हैं, या उन सब चीजों को हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली, ध्यान रखने वाली बातें यार देखो कुछ ये हैं कि लेट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन हमारा N1 में आ रहा है किसी भी ऊपर से, किसी भी ऊपर वाली सेल से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है उसको हम बाल्मर सीरीज, फर्दर अगर 3 में आ रहा है तो पास्टन सीरीज, 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में आ रहा है तो पीफर्ट सीरीज, 6 में आ रहा है तो ऐसे ऐसे हम्फ्री सीरीज, ठीक है, वो आगे ऐसे ऐसे फर्दर चलता जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है कि अगर इलेक्ट्रॉन n=2 अगर 2 में आ रहा है ना, तो वहां पे जो रेडिएशन निकल रही होंगी n=2 पे आने में, है ना, वो रेडिएशन हमारी क्या होंगी, बेसिकली विजिबल होंगी, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही होंगी, जो हमारा विजिबल होता है, ठीक है, इस रेंज में आती है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात ये है। और इसमें एक और क्या बोलते हैं, ये जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, फर्दर ट्रांजिशन से, इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है कि 1/λ इंटू आर है जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, हमारा जो n1 होगा, n1 ऑलवेज हमारा n2 से हम छोटा रखेंगे, ठीक है, मतलब जो छोटा वाला होगा उसको यहाँ रखेंगे, बड़े वाले को यहाँ रखेंगे। ये आर एच हमारा क्या होता है भैया, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर एच हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये हमारा जेड है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। ये हम 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जेड जैसे ऐसे जेड जो जो होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए अगर हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ हम इन रेडिएशंस की ऐसे निकाल लेंगे, है ना, क्लियर बात। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है भैया हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यार तुम्हारे अगर नीट के एग्जाम की बात करो तो यहीं से बनते हैं, ठीक है, बहुत बार यहाँ से, और तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अब देखो बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली क्या था, इन्होंने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। और उसका ड्रॉबैक भी हो गया था कि वो एनर्जी रेडिएट कर देगा अगर घूम रहा होगा तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, और वो ऐसी ऑर्बिट होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना अलाउ है, अगर वो इस फिक्स ऑर्बिटल में घूमेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी भैया वो रेडिएट नहीं होगी, उन्होंने ये बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेबल ऑर्बिट्स, देखो, और रेडिएशन एमिशन, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करेगा हायर एनर्जी सेल से लेके, जैसे लेट सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है ना, और ये फर्दर क्या बोलते हैं इसकी शेल्स है ना। अगर क्या बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन भैया अगर हायर एनर्जी सेल से, लेट सपोज एनर्जी 2 है और ये 1 है ना, ये 1 है, अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर ये 1 से लेट सपोज किसी ऊपर वाले में जा रहा है 2 या 3 में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उन्होंने ये बोला था, है ना। और इसके ड्रॉबैक बेसिकली हम पढ़ेंगे, है ना, ड्रॉबैक से पहले इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, बना भी हुआ एक्चुअली, मैंने वहां पे बना दिया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इनका मॉडल था, है ना। इन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर मोमेंटम किसी जो एक पर्टिकुलर इन्होंने ये दे रखी थी फिक्स सेल, ठीक है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा भैया वो क्वांटाइज होगा, वो NH/2 का क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो NH/2 का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब जो n की वैल्यू है भैया वो 1 2 3 4 ही हो सकती है, वो ऐसे आधा डेढ़ पौन चौथाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो अगर हम किसी पर्टिकुलर रेडियस ऑर्बिट के रेडियस की बात करें ना, तो उसका फॉर्मूला बेसिकली ये आता है हमारा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.52 इंटू n²/z, और ये होता है हमारा एंगस्टन में, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में निकालने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे यार देखो हमारा n क्या है, n क्या है हमारा शेल नंबर है, n भैया हमारा क्या है शेल नंबर, ठीक है। और ये हमारा z क्या है, z है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये बात वैलिड है सिर्फ किसके लिए, ये बात सारी वैलिड है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है। और अगर हम किसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो Vn इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ठीक है। Z यहाँ पे वही एटॉमिक नंबर और n हमारा शेल नंबर, ठीक है। और एनर्जी हम अगर हमको किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो -13.6 इंटू 10⁻⁶
-13.6, हाँ इतना ही, सिर्फ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है ना। और ये एनर्जी हमारी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अगर हम इसको उसमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भैया क्या होता है हमारा, इतने जूल होता है, ठीक है। आई बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली ये मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहा था किसकी, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मतलब ये उन्हीं एटम के लिए बात कर पाएगा जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब ऐसा तो होता नहीं है, ये सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन तो बस हाइड्रोजन में ही होता है ना, तो ये इसलिए रिजेक्ट हो गया था। दूसरी और भी कुछ बातें थी, इनकी वजह से रिजेक्ट हो गया था। तो इन्होंने बस ये बात एज्यूम कर ली थी कि ऐसा होगा कि फिक्स ऑर्बिट में क्या बोलते हैं वो कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स ऑर्बिट में मोशन कर रहे होंगे। इन्होंने ये बस चीज एज्यूम कर ली, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने, है ना। जबकि ये बात क्या बोलते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली प्रूवन थी कि ऐसा होता ही है, बट इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात सही नहीं होगी, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रीजन था। दूसरा, ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ये वॉलिड कर रहा था, है ना। और ये एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइजेशन था, है ना, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं दिया था। और ये स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग जो होती है ना, जो जिसको हम जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस जो अभी हम हाइड्रोजन की पढ़ रहे थे ना, मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से लाइन निकल रही थी ना, उनकी स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन यार जिनकी वजह से ये हमारा एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ना, आगे हमारा क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भैया, है ना। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उनका हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल नेचर पढ़ा था, पार्टिकल लाइक नेचर, ठीक है। और जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, है ना। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, गेम बदल गया। यहाँ पे क्या है, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इन्होंने बोल दिया कि जैसे कि एक वेव जो है ना, जैसे कि एक वेव है उसका कोई पार्टिकल नेचर होता है, मतलब डुअल नेचर होता है ना, वैसे ही हमारा कोई मैटर है, वैसे ही हमारा कोई मैटर है, उसके साथ भी यार एक वेव एसोसिएट होगी, ठीक है, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी, है ना, मतलब कोई पार्टिकल है मास वाला, उसकी एक वेव भी होगी, ठीक है। और इन्होंने मतलब इसको कंप्यूट ऐसे किया, इन्होंने ऐसे बोला कि लैम्डा जो होगा उस किसी पर्टिकुलर मास का, है ना, तो क्या होगा, एच अपॉन पी, है ना, या फिर एच अपॉन एच सॉरी, या फिर एच अपॉन एम वी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपॉन रूट अंडर 2m ए, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, एच अपॉन रूट अंडर 2m क्यू वी, ठीक है। ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, ये हमारा पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल के अंडर अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, अगर कुछ या फिर किसी चार्ज पार्टिकल, और ये इसका चार्ज है ना, ये चार्ज है, ठीक है। और ये जो बात थी यार वेवलेंथ वाली, है ना, किसी पार्टिकल के लिए, ये बेसिकली जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनके लिए ही ये बात फिजिबल लग रही थी, है ना। अगर हम किसी ऐसे मान लो मेरी बात कर लूँगे, मेरी वेवलेंथ कितनी है ना, तो यहाँ पे अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, मास और मास की वैल्यू, है ना, तो उसके लिए बहुत ही मतलब फिजिबल नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसे उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, है ना, उनको बेसिकली हम जो माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम इसकी बात कर सकते हैं ना। और ये चीज़ सही भी थी, मतलब इसी पे, मतलब इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है वो बनाया भी गया था, ठीक है, उसके वेव नेचर को कंसीडर करते हुए और उसकी एप्लीकेशन को यूज करते हुए। ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तुमसे पूछ लेगा, मास दे देगा, है ना, एच और पी की, एच की वैल्यू तुमको पता ही है ना, और इसमें अलग अलग फार्मूला लगा के हमको, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसी पार्टिकल की तो हम वो लगाएंगे, उसका पोटेंशियल और चार्ज दे रखा है तो हम वो लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इन्होंने बोला था कि यार हम किसी भी पार्टिकल की हम पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही पॉइंट पर मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिजिबल चीज नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और इस चीज को उन्होंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो अनसर्टेनिटी क्या बोलते हैं मोमेंटम और वो होगी क्या बोलते हैं इन पोजिशन, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट इतना या इससे बराबर, इससे मतलब इतना इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, हमेशा ही। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की हम पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी जो होगी, है ना, उसका प्रोडक्ट इतना या इससे ज़्यादा हमेशा होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। और इसको हम डेल्टा पी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको रिकरेक्ट करके लिख देते हैं हम, डेल्टा एक्स, है ना, और डेल्टा पी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम डेल्टा वी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको हम दोबारा ऐसे करके लिख लेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, है ना। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है।
इस पर बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के भी मतलब, तो अब जो थे हमारे बोहर, में बोल रहा था कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में बेसिकली क्या था कि उन्होंने फिक्स ऑर्बिट बता दिए थे, है ना। बट ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी की मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो हम किसी का पाथ मतलब बेसिकली एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते। तो ऐसे मतलब जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो वायलेशन कर रहा था, क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया तुम्हारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारा ये क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारा जो सारे जो ये थोड़ा स्पेशल मॉडल है जो आज भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को मतलब कंसीडर करता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है यार हमारा, ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। इस इक्वेशन पे पूरा का पूरा ये हमारा एटॉमिक मॉडल बेस्ड है, ठीक है। इसको देखेंगे हम, इक्वेशन हमारी क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली यार ये इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, इसके इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बस इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है। तब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा जाता है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा जाता है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं। लेट सपोज ऐसे साई 1 साई 2, है ना, ऐसे, है ना। इन सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन ही इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे होते हैं ना। तो मतलब जो इस इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें से उसका कुछ रूट सेटिस्फाई करते हैं, कुछ को कुछ रूट नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे ही समझ लो कि इनमें से जो कुछ साई की वैल्यू होती है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, साई को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ वैल्यू होती है वो तो इस फंक्शन को इस मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ नहीं करती हैं। और जो सेटिस्फाई करती हैं ना, उन सारी साई की वैल्यू के लिए, है ना, एक करस्पॉन्डिंग क्या होती है, हमारी ऑर्बिटल होती है ना, एक करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसके लिए, है ना। तो दिस इज हाउ यार मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल है इस इक्वेशन से ड्राइव है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पाया, ठीक है। और ये साई की जो वैल्यूज होती हैं बेसिकली, ये साई 1 साई 2 मैंने सबको लिख के बताया, है ना। ये एक्चुअल में ऐसे लिखी जाती है जैसे साई 1 2 0, है ना, साई 3 2 0, है ना, या फिर साई 420, ठीक है। ये इनमें जो तीन वैल्यू होती हैं, ये जो, इसको कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे, एक सेकंड, है ना। ये जो तीन वैल्यू होती हैं ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं यार, ये जो तीन वैल्यू होती हैं 1 2 0 3 2 0, है ना, ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि एक किसी ऑर्बिटल की पोजीशन बताना, बेसिकली एक किसी एटम में या एटम के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। इसको हमको बस क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करना है, ठीक है। तो ये बात हमको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का बेसिकली रोल क्या है, ये जो देखो, एक सेकंड तुमको मैं बताता हूँ, है ना। ये जो हमने लिखा है 1 2 0, इसका मतलब क्या होता है कि साई, है ना, ये हो गया तुम्हारा n इक्वल टू 1, मतलब n इक्वल टू 1 मतलब 1, है ना, 2, ये तो सॉरी ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 0 2 1 0, ठीक है। तो 2p x मान लो, इसको 2px, ठीक है, इसको ऐसा लिख देंगे हम, है ना। ये होगा हमारा 3d जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब एम बहुत ज़्यादा, एम का ऐसा कोई रोल नहीं होता ना, मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, तुमने अगर पढ़ रखा हो, है ना, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब वो किसी ऑर्बिटल की मतलब ओरिएंटेशन बता दे, ठीक है। मतलब वो उसमें हम किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसी भी ऑर्बिटल को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर या फिर डी एक्स वाई कोई भी यहाँ पे ऑर्बिटल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 डी एफ, ठीक है, 4 डी, यहाँ पे भी तुम जेड स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है, 4d जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये जो बेसिकली हमारा वेव फंक्शन होता है ये हमको बताता है किसके बारे में, कि हम किस, ये जो फंक्शन है हमारा ये किस ऑर्बिटल का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा साई फंक्शन होता है, ठीक है, ये बेसिकली हम एक टोटली मतलब मैथमेटिकली ही बेस्ड है, इसका कुछ प्रैक्टिकली मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट ये साई है, इसका जो स्क्वायर होता है बेसिकली वो हमको बताता है किसके बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, एक क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये साई स्क्वायर जो होता है ना, ये साई स्क्वायर जो होता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो मैं इसको मतलब अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम क्योंकि रिविजन के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। अब देखो ये तुमको पता लगा कि बेसिकली अब क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये हमको किसके बारे में बताता है ना, कि ये बेसिकली इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। देखो यार इसकी वैल्यू हो सकती है तुम्हारी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, है ना, n इक्वल टू 1 से लेके 2 3 ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये बेसिकली किसके बारे में बताया हमारा, किसके बारे में बताता है हमारे को, इट टेल्स अबाउट द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, है ना, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना,
जैसे जैसे भैया n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। तो लेट सपोज कोई ऑर्बिटल दे रखी है हमको 4p, है ना, 4p(z²), ठीक है। तो अगर एक दे रखी है हमको 3p(z²), ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देख लिया, ये 3 है ये 4 है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा भैया उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्लियर, ये बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने हो सकते हैं, 2 × n², है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n², क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 2 ऑर्बिटल आते हैं, इस वजह से तुम तो भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। अब देखो, अब हमारा आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा बेसिकली क्या है, इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। उसका दूसरा नाम ये है ना। टेल्स अबाउट द सबशेल एंड द शेप ऑफ द सबशेल, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। ये बात आपको पता ही होगी अगर आपने क्वांटम नंबर का थोड़ा बहुत आइडिया है तो, ठीक है। अब देखिए, जैसे है हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो एल से, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एन की वैल्यू है यार 3 है, एन की वैल्यू 3 है ना। तो एल की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, 0 से लेके n-1 तक, 0 1 2, ठीक है, ये हो सकती है ना। और इनके लिए हमको बेसिकली अलग अलग वैल्यूज के लिए एक सिंबल असाइन कर रखा होता है, इसके लिए एस, इसके लिए पी और इसके लिए हमारा डी, है ना, इसके लिए डी। तो ये बेसिकली हमको क्या बोलते हैं, सब सेल भी बता देगा कि कौन सी सब सेल है, ठीक है। और शेप भी बता देगा कि एस अगर हमको पता लग गया तो हमको पता है इसकी शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल होती है ना, इसकी डंबल होती है ना, इनकी भैया कैसी होती है, डबल डंबल, है ना, ऐसी शेप होती है ना। तो हमको इसके बारे में आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये पता लगा कि हमको ये किसके बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन अ सबसेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। हाँ, मतलब देखो ये हमारा जो है, जैसे हमने 0 से लेके n-1 तक लिखी वैल्यू, है ना, ये बेसिकली हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 2l+1 हो जाती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 2l+1 होगा, है ना। ये चीज़ 2 बार लिखी हुई है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बात करेंगे तो इसका इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वो बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। क्लियर। अब देखो अगला हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अगला हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमारा क्या है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल और द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ 2l+1, वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल रेंजिंग फ्रॉम -l to +l, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर l की वैल्यू है लेट सपोज 1 है, तो m की वैल्यू -1 0 और 1 तक होगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दिस क्वांटम नंबर इज एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, है ना। अब देखो ये तीनों क्वांटम नंबर बेसिकली हमको किससे मिल जाते हैं, हमारे साइन फंक्शन से मिल जाते हैं ना। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ये हमारा चौथा क्वांटम नंबर होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये अलग से बताया गया था बाद में, ये इसलिए बताया गया था, ये सिर्फ ये डिस्क्राइब करने के लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, उसके चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो जाए, ठीक है। उसको उस चीज को वायलेट करने के लिए इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, +1/2 और -1/2, ठीक है। और n ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये बात भी पता है आपको, ठीक है। तो यार देखो, ये मतलब एक मोटा मोटा रिवीजन मैंने तुमको एक सीरीज में करवा दिया है। आई थिंक मतलब ये चीज़ तुमको डेफिनेटली हेल्प करी होगी, ठीक है। अब तुमको डिटेल में पढ़ना है यार, तो देखो डिटेल में भी मैंने इस चैनल पे लेक्चर डाल रखे हैं, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और मतलब रेगुलरली मैं डालता रहता हूँ लेक्चर, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी तो यही चल रहा है, स्ट्रक्चर भी वहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज में भी बेसिकली यही करना था, ठीक है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आई थिंक तुमको इससे सच में हेल्प हुई होगी। अगर तुमको यार लेक्चर मतलब अच्छा लगा, मतलब तुमको अंडरस्टैंडिंग लगी कि यार हाँ मेरा कुछ तो फायदा हुआ है, मेरे को कुछ तो सेंस डेवलप हुआ है इस चैप्टर को लेके, तो तुम यार कमेंट करके मेरे को बता देना। अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो यार आई एम ओपन फॉर फीडबैक, ठीक है। तुम वो भी बता सकते हो, ठीक है यार। थैंक यू।